नमस्कार डॉक्टर्स। आज का जो वीडियो है उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहा हूँ। पेपर 1 कौन से ईयर का? 2023। 2023 पेपर 1 जो फिजियोलॉजी का आया हुआ था, इट वाज द टफेस्ट। ठीक है, टफेस्ट था क्योंकि उसमें इन्होंने क्लिनिकली चीज़ों को ओरिएंट कर दिया था। और मैं तो बोलूँगा टफेस्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। अभी मुझे तो लगता है कि नेक्स्ट ईयर से और भी ज़्यादा टफ एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर सेट होगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी भी है वो भी एनएमसी के गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। और एनएमसी ने जिस हिसाब से नेक्स्ट का वो डाला हुआ है, प्रपोजल डाल रखा हुआ है, तो तुम्हें मालूम है कि हर सारी चीज़ें मतलब क्लिनिकल होने वाली हैं। तो फिजियोलॉजी और अलग से एनाटमी, अलग से बायोकेम बोल कर कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं रहने वाला है। हर कोई मतलब मेडिसिन या फिर सर्जरी के अंदर ही कैटेगराइज कर दिए जाएंगे। लॉन्ग टर्म में यही होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिख रखा हुआ है, 65 ईयर ओल्ड पेशेंट एडमिटेड विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। हमेशा पेशेंट की एज देखना, एज से बहुत ज़्यादा हिंट मिल जाता है। जिस हिसाब से मैं क्वेश्चन को क्रैक कर रहा हूँ, प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान देना। तुम्हें बहुत हेल्प फील होगा। और तुम्हें सारे के सारे जितने भी तुम मेडिसिन के क्वेश्चन करोगे, सेकेंड ईयर के माइक्रोबायो पैथो फार्मा के क्वेश्चंस करोगे, सब में एक हिंट मिलता है कि कितने एज का पेशेंट है। और कभी भी तुम पेशेंट तुम्हारे पास भी आ रहा होता है ना क्लिनिक्स में, तो नाम के बाद तो तुम उसका एज ही पूछते हो। हिस्ट्री लेने का तो ये पहला ही क्राइटेरिया है ना। तो एज पे ध्यान दिया तुमने। 65 ईयर ओल्ड, 65 ईयर ओल्ड पेशेंट का मतलब ये है कि उसकी मतलब सारी मांसपेशियाँ ढीली पड़ चुकी होंगी, उसके हार्ट भी वीक हो रहा होगा, उसका लंग्स भी वीक हो रहा होगा, उसकी कॉग्निटिव डिक्लाइन भी थोड़ा थोड़ा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली एल्डरली पेशेंट है, विद एडमिटेड विद सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वो रखा हुआ है, यानी कि लंग्स इन्वॉल्व हो रखे हुए हैं ना। लंग्स, देखो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर कोई भी बोले तो पहला चीज़ हमारे दिमाग में आना चाहिए लंग्स, या फिर आना चाहिए हमारे दिमाग में हार्ट। ठीक है, क्योंकि वही तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करा सकता है। क्योंकि हार्ट अगर ऑक्सीजन ही नहीं देगा लंग के पास, अगर ब्लड ही नहीं देगा पंप करके, तो ऑक्सीजनेट होगा कहाँ से लंग्स भी। तो इसके बाद बोल रहा है कि विच इंक्रीजेज इन रिकम्बिनेंट पोजिशन, ये आर होगा। रिकम्बेंट पोजीशन पे ये इंक्रीज हो जा रहा है। जैसे मतलब रिकम्बेंट का मतलब होता है पेशेंट का लाइंग डाउन पोजीशन, पेशेंट लेटा पड़ा है। तो अगर लेटा पड़े पोजीशन पे मतलब वो ज़्यादा पेन पेन उसे फील हो रहा है, ज़्यादा मतलब उससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील हो रही है। और जैसे ही वो उठकर बैठ जा रहा है ना, उठ के ऐसे बैठ जा रहा है, ठीक है, तो फिर वो नॉर्मल हो जा रहा है, थोड़ा सा मतलब उसको रिलीफ मिल रहा है। ऑन एग्जामिनेशन दिस प्रेशर इज़, मतलब इसका उसका जो ब्लड प्रेशर है धीरे धीरे वो शूट अप कर रहा है। और हाँ, उसने हिस्ट्री भी दे रखी हुई थी कि थोड़ा सा भी चलता है, कुछ काम करता है, तो उसे थकावट महसूस तो होती है। और क्योंकि उसके पास टिश्यूज़ के पास ब्लड नहीं जा पा रहे होंगे ना, तो इसलिए थकावट महसूस हो पा रही है। और टिश्यूज़ के पास ब्लड क्यों नहीं जा रहे होंगे? क्योंकि शायद हार्ट का प्रॉब्लम है। और और उसका जब तुमने एग्जामिनेशन करा तो ब्लड प्रेशर वॉज वूपिंगली हाई, 180/110। और जो हार्ट रेट है वो 120 है। 120 हार्ट रेट भी मतलब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्मल तो हम लोग जब टैकीकार्डिया तभी हो रहा होता है जब फीवर वगैरह का केस देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो इसने फीवर वगैरह कुछ दिया भी नहीं है। तो यहाँ पे 120 तो मैं पैथोलॉजिकली मान के चलूँगा। तो ऐसे कंडीशन में कभी भी तुम्हारे पास अगर कोई पेशेंट आता है, तो तुम उसका ईसीजी कराते हो। और इस पेशेंट का भी ईसीजी हो रखा हुआ है। और हाँ, यहाँ पे इसने ये भी बोला कि तुमने जब ऑस्कल्टेट करा चेस्ट को, तो बेजल, बाईलेटरल बेजल क्रैकल्स भी सुनाई दे रहे थे। क्रैकल्स की साउंड क्या होती है वो मैंने ग्रुप में भी एक ऑडियो भेज के रखा हुआ था, तुम उसको सुन सकते हो। रेस्पिरेटर के एग्जामिनेशन यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हो कि क्रैकल्स कैसे सुनने में लगता है। स्टिल यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, ईसीजी शोइंग द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बट नो इस्केमिक चेंजेस। अभी तक तुम कंफ्यूज हो सकते थे कि शायद ऊपर वाला केस एमआई का हो, ठीक है, लेकिन इसने बोल दिया कि इस्केमिक चेंजेस नहीं है, बस लेफ्ट वेंट्रिकुलर का हाइपरट्रॉफी है। जो अगर ये ऊपर जो हार्ट तुम देख पा रहे हो, ठीक है, तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल की यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो रखी है, बड़ा हो रखा हुआ है। तो जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी तो ईसीजी में क्या चेंजेस मिलेंगे, तो ये तुमसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो टॉल आर दिखाई देगा और डीप एस दिखाई देगा। अगर जो नॉर्मल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ऐसा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, टॉल आर हो जाएगा, आर भी टॉल हो जाएगा और एस भी डीप हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस तो हमें पता चल रहा है कि ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस होगा, क्योंकि सिम्टम साइन सारे के सारे मतलब हमारे डायग्नोसिस बना रहा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ। कैसे? देखो यहाँ पे बोल के भी रखा हुआ है, द पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वर्सनिंग ऑन रिकम्बेंट पोजिशन दैट इज ऑर्थोपनिया। तो ऑर्थोपनिया में ये सारी चीज़ें देखने में क्यों मिल पा रही हैं? क्योंकि अगर हार्ट अच्छे से पंप ना करे, तो सारा का सारा जो बैक फ्लो है, अगर यहाँ पे मैं अपना हार्ट बना रहा हूँ, अगर ये हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है, तो बैक फ्लो से सारा का सारा जो ब्लड होगा वो कहाँ पे अकोमोलेट होगा?
वो हमारे लंग्स में जाके अक्यूमुलेट होने लगेगा ना। तो अगर लंग्स में अक्यूमुलेट होने लग जाएगा बैक फ्लो में, और जैसे ही पेशेंट लेटेगा, जैसे ही रिकम्बेंट पोजीशन पे पहुंचेगा, जैसे ये वाले पोजीशन पे पहुंचेगा, ऑर्थोपनिया होने लगेगा उसे। ऑर्थोपनिया का मतलब क्या है कि लेटते हुए और भी सांस लेने में कष्ट होने लग जाएगा उस चीज़ को, उस पेशेंट को। तो अलॉन्ग विद द वीकनेस, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस एंड बायलैटरल बेसल क्रैकल्स, ये सारे के सारे फाइंडिंग्स हमें मतलब बता रहे हैं कि ये पेशेंट को हो रखा हुआ है। एक टर्म तुमको यूज़ करना ही पड़ेगा एग्जामिनेशन की शीट पे, जिसका नाम है पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा का क्या मतलब होता है कि अगर ब्लैक बैक फ्लो कर रहा है यहाँ पे सारा का सारा ब्लड और सारा का सारा फ्लूइड लंग्स की तरफ, तो लंग्स में तो यार इडिमा बनने लगेंगे ना, लंग्स में फ्लूइड ज़्यादा है तो लंग्स में इडिमा आने लग जाएगा। अब लंग्स में जहाँ पे अच्छा खासा एल्वियोलाई का जगह होना चाहिए, और ब्लड वेसल्स का जगह होना चाहिए, मतलब फॉर फास्टर एक्सचेंज, वहाँ पर इडिमा दिखाई दे रहा है। तो क्रैकल्स सुनाई देंगे, मतलब ये क्लिनिकली हम लोग उसको हर्ड कर सकते हैं क्रैकल्स के फॉर्म में। और पेशेंट को एक्सरसाइज इंटॉलरेंस भी होगा क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा अच्छे से, और थोड़ा बहुत वीकनेस भी होगा क्योंकि जो टिश्यूज़ हैं उनके पास भी, पेरिफेरी के जो टिश्यूज़ हैं और जो मसल्स हैं उनके पास भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा। तो हाउ विल दे गेट दी एटीपी। तो फिर क्या हो रहा है, अगला अगला लाइन के लिख रखा हुआ है, द एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड द टैकीकार्डिया फर्दर सपोर्ट्स द डायग्नोसिस ऑफ कोर्स। क्योंकि क्या होता है ना कि जब सी एच एफ है, पेशेंट को अगर सी एच एफ है तो हार्ट तो पंप नहीं कर पा रहा अच्छे से, ठीक है, तो टिश्यूज़ को तो लगेगा कि हमारे पास तो ब्लड आ ही नहीं रहा है, तो और ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ा दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुँचे। तो रिफ्लेक्स में हार्ट रेट बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे इस पेशेंट का देखो 120 है, ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे दिखाया 120 है, और यहाँ पर देखो तुमको पता चलेगा कि इसका बीपी भी हाई हो रखा हुआ है। क्यों बीपी हाई हो रखा हुआ है? क्योंकि हार्ट पे भी और ज़्यादा लोड आ रहा है, तो इसका बीपी भी हाई है। आगे देखते हैं, आगे बोल के रखा हुआ है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ इन दिस पेशेंट, और ये 3 नंबर का है। तो इसमें देखता है कि वो शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ का भी, तक तुम्हें कुछ एक बेसिक आइडिया हो ही गया होगा कि तुम्हें कुछ बोलो ना बोलो, अगर तुमको 3 में से अगर तुम्हें 1.5 नंबर चाहिए तो तुम्हें एक टर्म तो लिखना ही पड़ेगा, जिस टर्म का नाम क्या है, पल्मोनरी इडिमा। ठीक है, पल्मोनरी इडिमा तो तुमको लिखना ही पड़ेगा। और पल्मोनरी इडिमा हो क्यों रहा है? क्योंकि बैक प्रेशर हो रहा है ना, वो बैक प्रेशर तुम्हारे जो एल्वेलाई में है, एल्वेलाई के आसपास आजू बाजू जो कैपिलरीज है वहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा आ रहा है। एक बार पढ़ भी लेते हैं, एक बार प्रोफेशनल लैंग्वेज में भी इसे। द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इन दिस पेशेंट इज प्राइमरली ड्यू टू द पल्मोनरी इडिमा। ठीक है, नहीं छोड़ना इस लाइन को। अ कंडीशन वेयर फ्लूइड accumulates इन द एयर sacs ऑफ द लंग्स और मेकिंग इट डिफिकल्ट to breathe. The fluid accumulation is a consequence of the impaired pumping ability of the weakened heart. When the heart fails to pump effectively, the blood pressure backs up into the veins, leading to the increased pressure into the pulmonary circulation. This elevated pressure force fluid from the capillaries into the alveoli, resulting in the pulmonary edema. ये तुमने स्टार्लिंग प्रिंसिपल पढ़ रखा होगा, तो वो उसके थ्रू तुम बता सकते हो कि वो कैसे कैसे प्रेशर्स पड़ते हैं। चाहो तो तुम वहाँ पे उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, बट नॉट नीडेड इन दिस केस। अब देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज हेयर, वहाँ पे पूछ के रखा हुआ है डायग्राम बनाने अगला क्वेश्चन में देखे रखा हुआ है कि पीवी लूप का डायग्राम बनाओ। ये देखो लिख रखा हुआ है ना, एक्सप्लेन द विथ डायग्राम प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस इन द वेंट्रिकल्स एंड एज पर एज डिफरेंट फेजेस ऑफ द कार्डियक साइकिल इज कंसर्न। तो इसका तो ये मैंने चार्ट भी बना के रखा हुआ था, चार्ट वाले वीडियो में मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हुआ है, मैंने उसी का स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला हुआ है। तो मैं अलग से स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस पीडीएफ को ही दे दूंगा तुम्हारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, वहाँ से तुम्हें मिल जाएगा। वापस से इस पीवी लूप को हम लोग फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। पीवी लूप का अगर कभी भी डायग्राम आता है ना, तो हमें ऐसे बनाना पड़ता है। यहाँ पे नीचे वॉल्यूम रहता है, यहाँ पे प्रेशर रहता है, और ये एक ऐसे वैल्यू जा रही होती है और फिर ऐसे ऐसे आती है। ठीक है, तो हमें 4 पॉइंट याद रखने पड़ते हैं। इस पॉइंट का नाम होता है ए, इसका नाम होता है बी, इसका नाम होता है सी, इसका नाम होता है डी। ठीक है, इसको याद रखने का मैंने एक तुम्हें ट्रिक भी बता रखा हुआ था। ए को कैसे याद, ए बी सी डी को ऐसे याद रखते हैं, एम ए ए एम, मैम, और फिर नीचे लिख देते हैं कोको, मैडम कोको। ठीक है, मैम कोको का मतलब होता है, एम में मतलब क्या है, मिट्रल वाल्व क्लोज रहेगा। ठीक है, बी का मतलब क्या है, aortic वाल्व ओपन होगा। फिर सी में क्या है, aortic वाल्व क्लोज रहेगा। और फिर डी का मतलब क्या है, मिट्रल वाल्व ओपन रहेगा। देख लेते हैं सारे चेंजेस को। ए का मतलब क्या है, एम, मैडम कोको, एम सी, मिट्रल वाल्व क्लोज्ड। बी का मतलब क्या है, ए वी वाल्व ओपन। सी का मतलब क्या है, ए वी क्लोज्ड। डी का मतलब क्या है, एम, मिट्रल वाल्व ओपन। अभी तुम्हें एक चीज़ और याद रखना है कि अगर वॉल्यूम अगर सामने की तरफ बढ़ रही है तो 130 तक आती है, और ये 50 ml से शुरुआत हो रही है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो जाएगा,
स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाता है 80 ml। 80 ml हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? विड्थ ऑफ द लूप। ये जो पूरा जो विड्थ चल रहा है ना इसका, ये जो विड्थ है वो तुम्हारा स्ट्रोक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितनी थी 130 माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दैट इज 50। स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया हमारा 80। और जो हाइट ऑफ द ये कर्व है, ये जो लूप का जो हाइट है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर का एक पेन ले लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। ये जो हाइट है, ये जो हाइट है वो किसको बता रहा है? ये बता रहा है आउटिक प्रेशर को। ठीक है, आउटिक प्रेशर मतलब आफ्टर लोड को। ठीक है। और ये जो था विथ था वो प्रीलोड है। प्रीलोड तुम्हारा ये है बेसिकली जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है ना, तो वो ये है प्रीलोड। इसके अगेंस्ट में अब हार्ट को पंप करना है। तो आई होप यहाँ पे तुमको पीवी लूप का समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ वो वीडियो चेक कर लेना। मैंने वो कार्डिक चार्ट्स में पढ़ा के रखा हो। कार्डिक चार्ट पढ़ के इम्पॉर्टेंट है भी, क्योंकि तुम्हें थ्योरी में या फिर ग्रैंड वाइवा में ज़रूरी नहीं है ना कि वो तुम्हें चार्ट ही दे। वो हो सकता है तुमको कार्डिक साइकिल डायरेक्टली पूछ ले, पीवी लूप के बारे में डायरेक्टली पूछ ले। तो वो चार्ट्स तो पढ़ के ही जाना। ठीक है, वो तुम्हारे ग्रैंड वाइवा के लिए भी एक बहुत ही अच्छा खासा सप्लीमेंट है। अगला बोल के रखा हुआ है जो कि सबसे मोस्ट आस्क क्वेश्चन है ग्रुप में। ठीक है, लोगों ने बहुत सारा इससे क्वेश्चन पूछ रखा हुआ था। इलस्ट्रेट द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स। बोल रहा है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कंपनसेटरी मैकेनिज्म बताना है जो कि बॉडी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट में रिस्पॉन्स जिस हिसाब से करती है। लेट्स सी क्या क्या है। तो सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या है? वो ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन मतलब तुमको एक स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहा है। एस फॉर स्ट्रेसिंग की बात हो जाती है। यहाँ पे स्ट्रेस होता है पेशेंट को, और स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन निकालते हैं, आ रहे होते हैं बॉडी में। तो अब क्या होता है, ऐसे पॉइंट कंडीशन में टिश्यूज़ को तो लग रहा है कि हार्ट तो पंप नहीं कर रहा, तो वो टिश्यूज़ बहुत स्ट्रेस में आते हैं। और मतलब बेसिकली हार्ट को बोलते हैं तुम और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी अपनी बढ़ाओ और अपना और भी ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ाओ। ठीक है, ताकि कार्डिक आउटपुट तो मिलता रहे, और कार्डिक आउटपुट मिलता रहेगा तो उनकी फंक्शनैलिटी नॉर्मल होती रहेगी टिश्यूज़ की। दूसरा क्या है? आर का एक्टिवेशन। आर का एक्टिवेशन देखो इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म बीपी और शॉर्ट टर्म बीपी वाले में भी चीज़ पढ़ते हो तुमने कि आर किस में आता था? लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ बीपी में आता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर कार्डिक फेलियर की बात कर रहे हो तो ये आर का जो मैकेनिज्म है तो मैं बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में ही वो कर देना शुरू कर देता है। मतलब जो पीपी रेगुलेशन जो नॉर्मली लॉन्ग टर्म में आ रहा होता है, ये इसके शॉर्ट टर्म में पैथोलॉजिकल कंडीशन, चूँकि पेशेंट ऑलरेडी बीमार है तो पैथोलॉजिकली इसको शॉर्ट टर्म में ही उतरना पड़ता है। द रास promotes the sodium and water retention, increasing the blood volume. Of course, ब्लड वॉल्यूम तो है ही नहीं ना, हार्ट तो फेलियर की तरफ जा रहा है। सारा का सारा ब्लड तो अकुमुलेट हो रहा है लंग्स की तरफ, टिश्यूज़ के पास तो है नहीं, लेकिन टिश्यूज़ को तो चाहिए ब्लड वॉल्यूम उतना। और फिर वो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है और फिर सेंट्रल वेनस प्रेशर बढ़ाता है ताकि और उसके बाद क्या होता है, फिर से फर्दर फ्री लोड बढ़ने लग जाता है और थोड़ा सा कार्डियक आउटपुट भी इम्प्रूव होता है। जैसे देखो ना इस डायग्राम में, अगर मैं रास सिस्टम एक्टिवेट कर दूं, ब्लड वॉल्यूम एक्टिवेट कर दूं ज़्यादा, तो इसका प्री लोड हो जाएगा 150। और फिर अगर ये 50 पे नहीं है, ठीक है, सपोज करो हुआ हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, 70 पे आ रहा था, तो इस कंडीशन पे तो इसका प्री लोड कितना था? 130 माइनस 70 60। लेकिन इस कंडीशन में जैसे 150 आ गया, फिर से 150 माइनस 70 अब प्री स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा 80। लॉन्ग टर्म कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है कार्डिक रीमॉडलिंग, जो कि कार्डिक रीमॉडलिंग इस पेशेंट में हो रखी हुई है। एलवीएच का सिम्टम दे रखा हुआ था, टॉल आर और डीप एस तुम देख पा रहे थे ईसीजी में। तो ये कार्डिक रीमॉडलिंग लॉन्ग टर्म कंपनसेटरी मैकेनिज्म में आता है, जिसमें ब्लड वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ा रहता है, इतना ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा रहता है कि हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनमें एकदम हाइपरट्रॉफी हो जाती है। लेकिन हाउएवर ये रीमॉडलिंग अच्छी नहीं होती है, क्योंकि फर्दर डिटोरिएशन हो ही रहा होता है कार्डियक फंक्शन के साथ। और फिर फाइनली होता है ये वाला चीज़, न्यूरो हार्मोनल चेंजेस में क्रोनिक एक्टिवेशन ऑफ रास एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन लीड टू द मैलएडेप्टिव चेंजेस फर्दर एक्सरबेटिंग द हार्ट फेलियर। मतलब बहुत सारे जो हार्मोन्स रहते हैं वो टेक्निकली हमेशा ही एक्टिव फॉर्म में रहने लग जाते हैं। जैसे तुम एएनपी की बात कर रहे हो, एट्रियल नाइट्रोयूट्रिक पेप्टाइड, तो वो उसका भी एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ताकि हार्ट फेलियर की कंडीशन से वो थोड़ा सा रिलीफ दिला पाए। तो फाइनली यहाँ पे पहला जो टॉपिक है, पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अभी थोड़ी देर में दूसरा टॉपिक पे भी उतरता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। थैंक यू।